अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर को। देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझो बायो एनर्जेटिक्स क्या है। बायो एनर्जेटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम। ये एक बहुत वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हम एनर्जी के फ्लो को पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आपने सुना होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऑल्सो के एनर्जी के पास तीन रास्ते होते हैं। एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या वर्क डन में कंज्यूम हो जाती है, या टेम्परेरी स्टोर्ड हो जाती है। तो यही चीज़ जब हम लिविंग बॉडी में पढ़ते हैं, एनर्जी का स्टोरेज, एनर्जी की कन्वर्जन, तो उस बायोलॉजी की ब्रांच को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। लेकिन अब हम इसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को हमारे एमडी कैट के सिलेबस पे। तो एमडी कैट का सिलेबस क्या कहता है? वो कहता है आउटलाइन द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कोरिलेटेड विद दैट ऑफ ग्लूकोज। देखो भाई, बायोएनर्जेटिक्स के अंदर आपने फोटोसिंथेसिस भी, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे। लेकिन उस पर भी कहा गया है कि भाई प्रोटीन और फैट की बताओ और उसको ग्लूकोज के साथ कोरिलेट करो। सही है? तो बेटा आप जो, अब देखो ये तीन मेजर कंपोनेंट हैं हमारे फूड के जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो बेटा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मोनोसेकेराइड की फॉर्म में भी होता है, सिंगल यूनिट भी होती है, ओलिगोसेकेराइड भी होता है, पॉलीसेकेराइड भी होता है। और प्रोटीन इटसेल्फ एक पॉलीमर है, तो जब इसको तोड़ोगे तो अमीनो एसिड निकलेगा, और फैट जो है जब इसको तोड़ोगे तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड निकलेगा। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में हमने समझना है कि आपके पास जो सेलुलर यानी इनकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो किस तरीके से होती है। भाई देखो, हमने खाना खाया, खाने में हमने फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी इंटेक किया, उसकी डाइजेशन हुई, डाइजेशन होने के बाद वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो गई, ब्लड उसको लिवर में लेके गया, फिर वहाँ से ब्लड से पूरी बॉडी में गई। अब बॉडी के हर सेल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए वो इन्हीं सारे फूड को कंज्यूम करती है और एनर्जी बनाती है। याद रखना हमारी बॉडी जो है, जैसे मैंने तीन चीज़ें लिखी है ना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैट, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो बेटा हमारी बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स होता है, जो सबसे इमीडिएट सोर्स होता है एनर्जी के लिए, वो होता है ग्लूकोज। सही है? और हमारी बॉडी में जो स्टोरेज के लिए होता है, स्टोर करती है हमारी बॉडी, वो करती है फैट को। और जब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हमारी बॉडी ग्लूकोज से शिफ्ट हो जाती है फैट की तरफ, फैट को भी कंज्यूम करती है। और फिर बेटा अगर कभी स्टार्वेशन हो जाए, यानी खाना ना मिले और एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा हो, बहुत लंबी फास्टिंग हो, तो उस वक्त फिर हमारी बॉडी प्रोटीन को कंज्यूम करती है। यानी सबसे पहले प्रेफरेबल है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन। तो बेटा देखो, जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है आपकी बॉडी में किसी भी सेल में एनर्जी बनाने के लिए, जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है, हम पहले ज़रा उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसकी हम डिटेल में भी जाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि हम यहाँ पे ग्लूकोज को अपना रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं और फिर उसको इन दोनों से कंपेयर करेंगे जैसा कि हमें सिलेबस में बताया गया है। देखो बेटा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में कोई भी चीज़ हमने इनटेक की, चाहे पॉलीसेकेराइड हो, ओलिगोसेकेराइड हो, कुछ भी हो, वो जब ब्रेक डाउन होगी उसकी, तो हमारे पास मोनोसेकेराइड बनेगा, और सबसे मेजर मोनोसेकेराइड हमारा ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज की सबसे पहली ब्रेकडाउन जो होती है वो होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पहला प्रोसेस है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और जिसमें ग्लूकोज ग्लाइसरल्डिहाइड और फिर पायरुवेट में टूट जाता है। अब ग्लूकोज 2 के 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, और उससे पायरुवेट बन रहा है जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 2 पायरुवेट बनता है। अब इस प्रोसेस में आप एक चीज़ समझो बेटा, कि यहाँ पे मैंने दिखाया कि ग्लूकोज से पहले ग्लाइसरल्डिहाइड बन रहा है। तो ये पहला स्टेप होता है ग्लूकोज से ग्लाइसरल्डिहाइड बनाने का। ये होता है प्रिपरेटरी फेज, जिसमें आपकी बॉडी एनर्जी गेन करने की जगह उल्टा 2 एटीपीज कंज्यूम करती है। सही है? ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद बेटा ये ग्लाइसरल्डिहाइड जब बन जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसके बाद पायरुवेट बनता है। सही है? जिसके बाद पायरुवेट बनता है जो कि एक कीटो एसिड है। तो पायरुवेट जब बनता है तो इसमें एनर्जी गेन होती है। तो याद रखना बेटा, ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और पायरुवेट भी 3 कार्बन वाले कंपाउंड है। तो ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लाइसरल्डिहाइड बनते हैं, 2 ग्लाइसरल्डिहाइड बनते हैं। तो ग्लाइसरल्डिहाइड से 2 पायरुवेट भी 2 बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक के रेफरेंस से बात की है, तो इसको अच्छे से समझो बेटा।
पहले ग्लूकोज दो ग्लाइसरल्डिहाइड बने, अगर दो ग्लाइसरल्डिहाइड टूटेंगे तो दो पायरुवेट बनेगा, तो दो पायरुवेट बनेंगे, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है दो एटीपीज, यानी अगर एक ग्लाइसरल्डिहाइड एक पायरुवेट में ऑक्सीडाइज होगा तो दो एटीपीज बनेंगे। लेकिन ग्लूकोज के केस में दो दो ग्लाइसरल्डिहाइड होता है, तो दो दो पायरुवेट बनेगा, तो यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई बाई 2 4 एटीपीज बनेंगे। लेकिन याद रखना, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लाइसरल्डिहाइड बनाने में दो एटीपीज कंज्यूम भी हो गए थे, तो ये हो जाएगा 4 - 2, तो टोटल जो नेट गेन होगा दो एटीपीज का होगा। ठीक हो गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे NADH2 बनता है, सही है, यानी ग्लाइसरल्डिहाइड जब पायरुवेट में टूटता है तो NADH2 बनता है। अब ऑब्वियसली दो ग्लाइसरल्डिहाइड थे, दो पायरुवेट बने, तो दो NADH2 बनेंगे। ठीक हो गया। तो याद रखना, एक NADH2 की जब ब्रेक डाउन होती है, देखो यहाँ पे पूरे प्रोसेस में जितने NADH2 बनेंगे, ये सारे NADH2 आखिर में ऑक्सीडाइज होंगे, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इनसे ATP ही बनेगा। तो जब भी NADH2 की ऑक्सीडेशन होती है, तो एक NADH2 की ऑक्सीडेशन से 3 ATPs बनते हैं। ठीक है, तो आपके पास ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस में दो NADH2 थे, तो टोटल यहाँ पे ये ATPs भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो 6 ATPs ही हो जाएंगे। तो दो ATPs ये वाले और 6 ATPs ये वाले, तो टोटल आपके पास 8 ATPs बनते हैं अगर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है। सही है। अच्छा जी, समझ आ गई। वैसे कितने बनेंगे, वैसे कितने बनेंगे, अगर एक ग्लाइसरल्डिहाइड होगा, एक ग्लाइसरल्डिहाइड के टूटने पर दो ATPs ये और एक NADH2 बनता है, तो तीन ATPs ये, टोटल 5 ATPs बनेंगे। सही है, वरना कितने, 5 अगर एक होगा। ठीक हो गया भाई, बात आ गई, सबको क्लियर हो गई होगी। फिर अगला स्टेप होता है ये पायरुवेट, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, इसके बाद की सारी कहानी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ये पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, जिसमें पायरुवेट टूटता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और ये पायरुवेट दो कार्बन वाले कंपाउंड यानी एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल्सो कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसिटाइल के साथ कोएंजाइम ए भी जुड़ता है, तो एसिटाइल को ए बनता है, लेकिन खैर अभी हम एक सिंगल आउटलाइन पढ़ रहे हैं। तो पायरुवेट टूटेगा, एसिटाइल बनेगा, और इस दौरान एक NADH2 बनता है। सही, आपको पता है एक NADH2 से 3 ATPs बनते हैं, तो यहाँ पे टोटल ये डायरेक्ट ATPs नहीं बन रहे। देखो एक ये वाले ATPs थे ना, ये वाले, ये डायरेक्ट बने थे, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो रिएक्शन के दौरान ही बने, और जो NADH2 की ऑक्सीडेशन से बने वो ऑक्सीडेटिव होते हैं। तो ये पायरुवेट में, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन में एक NADH2 यहाँ पे बनेगा। अब याद रखना, ग्लूकोज अगर हाइड्रोलाइज होता है तो दो पायरुवेट बनते हैं, सही है, तो दो NADH2 बनेंगे, तो दो ग्लूकोज के केस में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, यानी टोटल 6 ATPs। सही है, तो ये बात हो गई। अब ये 8 ATPs और ये 6 ATPs, टोटल 14 ATPs हो गए। अब उसके बाद यही एसिटाइल अगले प्रोसेस में एंटर होगा, जिसको हम कहते हैं क्रैब्स साइकिल। ये क्रैब्स साइकिल एक साइक्लिक रिएक्शन है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर होता है, और इसमें फिर दो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं, और इस दौरान तीन NADH2 मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है, और एक ATP मिलता है डायरेक्ट वाला। ठीक है, अब आपको पता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर आपके पास एक ATP मिला, तीन NADH2 से दो, सॉरी तीन NADH2 से 9 ATPs मिला, और FADH2 की जब हाइड्रोलाइसिस होती है ना बेटा, NADH2 की हाइड्रोलाइसिस होती है तो 3 ATPs बनते हैं, FADH2 की हाइड्रोलाइसिस होती है तो 2 ATPs बनते हैं, तो एक FADH2 की हाइड्रोलाइसिस से 2 ATPs ये हो गए, एक ATP ये हो गया, तो टोटल सब मिला के 12 ATPs बनते हैं क्रैब्स साइकिल के बाद। सही है। अच्छा, तो अब मैं बात बता रहा था, क्योंकि ग्लूकोज की अगर मेटाबॉलिक पाथवे को हम देख रहे हैं, तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिक पाथवे में बेटा ये आपके पास दो पायरुवेट बने थे, तो दो एसिटाइल बनेंगे, तो क्रैब साइकिल दो बार होगी, तो ये जो 12 ATPs है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो टोटल हो गए 24 ATPs। सही है, तो 24 ATPs और यहाँ पे 14 ATPs, यानी टोटल हो गए 36 ATPs का ग्लूकोज की ब्रेकडाउन पे 36 ATPs मिलते हैं। सही है। अच्छा, अब ये देखो आखिरी स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सिंपल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस पूरे रिएक्शन में जहाँ जहाँ NADH2 FADH2 जो कुछ भी बना है वो ऑक्सीडाइज होगा,
ऑक्सीडाइज होने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाटर ऑक्सीजन को मिलेगा और ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ट्रांसपोर्टेशन में एटीपीज निकलेगा। तो ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि भाई NADH2 की ब्रेकडाउन पे 3 एटीपीज मिल रहे हैं, तो NADH2 जब ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे देगा, तो उससे जो जाके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑक्सीजन को मिलेगा, ये ऑक्सीजन से कोई डायरेक्टली नहीं मिलेगा बल्कि चेन रिएक्शन की फॉर्म में मिलेगा। तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होगी जिससे एटीपीज बनेंगे। तो NADH2 की ऑक्सीडेशन के बाद 3 एटीपीज, FADH2 की ऑक्सीडेशन के बाद 2 एटीपीज। सही है भाई, ये चीज़ समझ आ गई भाई बात। आपके पास ग्लूकोज से पायरुवेट और फिर पायरुवेट से एसिटाइल, एसिटाइल से फिर क्रैब साइकिल, और इन सब में NADH2 निकलेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसकी ऑक्सीडेशन होगी और फिर एटीपीज बनेंगे। तो आपके पास ग्लूकोज से 86 एटीपीज बनते हैं। ठीक हो गया। फैट की बात करते हैं। देखो बेटा, फैट की अगर आप बात करो तो फैट जब हाइड्रोलाइज होता है तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड बनता है। सही है। अब देखो, पाथवे सबका यही होता है, सिर्फ ये होता है कि भाई ग्लाइसरोल जो है, फैट में ग्लाइसरोल और फैटी एसिड दोनों चीज़ें ऑक्सीडाइज होंगी ऑब्वियसली। ग्लाइसरोल ज्वाइन करता है ग्लाइकोलाइसिस को, यानी देखो ग्लाइसरोल के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो दो ग्लाइसरोल मिलके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, वो एक अलग पाथवे, लेकिन यूजुअली जिसको हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। लेकिन ग्लाइसरोल जो है वो क्या करता है, वो अगर उसने मेटाबोलाइज होना होता है तो वो क्या करता है, वो पायरुवेट में सॉरी वो जो है ग्लाइकोलाइसिस को ज्वाइन करता है और वो ग्लाइसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, ग्लाइसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ पे जब ग्लाइसरोल जो है इस पाथवे को ज्वाइन करेगा तो आपको देखो ग्लाइसर एल्डिहाइड में बना, और ग्लाइसर एल्डिहाइड जब पायरुवेट में टूटेगा तो इस दौरान 2 एटीपीज और एक NADH2 बनेंगे। ग्लूकोज के केस में क्या था, दो ग्लाइसर एल्डिहाइड बने थे तो ये सारा प्रोडक्ट हमने कर दिया था डबल, लेकिन ग्लाइसरोल एक ही है तो एक ही ग्लाइसर एल्डिहाइड बनेगा, तो एक ही जब ग्लाइसर एल्डिहाइड पायरुवेट में टूटेगा तो 2 एटीपी ये, एक NADH2 ये, तो टोटल 5 एटीपीज बनेंगे। सही है, 5 एटीपीज ये हो गए। और फिर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद अब ऑब्वियसली एक ही पायरुवेट बना है तो एक ही पायरुवेट के दौरान एक ही NADH2 बनेगा, तो 3 एटीपीज ये हो गए। सही है, 3 एटीपीज ये हो गए। और फिर और ये एसिटाइल क्रैब साइकिल में जाएगा और क्रैब साइकिल में टोटल 12 एटीपीज बनते हैं। सही है, ग्लूकोज के केस में हमने डबल किया था, इस केस में डबल नहीं करेंगे। तो टोटल अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास ये 5 एटीपीज ये, 3 एटीपीज ये, 8 एटीपीज और 12 ये, ग्लाइसरोल की ब्रेकडाउन पे टोटल 20 एटीपीज बनते हैं। सही है, कितने बन रहे हैं, 20 एटीपीज। क्लियर हो गई बात ये वाली। फिर आ जाता है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो है, देखो बेटा फैटी एसिड की होती है बीटा ऑक्सीडेशन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो भी फैटी एसिड होता है उसको एसिटाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बेटा याद रखना कि जब इसको एसिटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा, मिसाल के तौर पे एक फैटी एसिड था जिसमें टोटल 16 कार्बन थे, यानी C16 था। सही है, इसी 16 कार्बन वाला एक फैटी एसिड था, जैसे पामेटिक एसिड हो गया, तो जब वो टूटेगा तो उससे एसिटाइल बनेंगे, तो टोटल एसिटाइल में कितने कार्बन होते हैं, 2। तो इस 16 कार्बन से 8 एसिटाइल बन जाएंगे। समझ आ रही है बात, 16 कार्बन वाली एक चेन है और उसके टुकड़े टुकड़े के, ऐसे टुकड़े के कि हर टुकड़े में दो दो कार्बन हो, तो टोटल 8 टुकड़े बनेंगे। अब देखो इसका मतलब ये एसिटाइल डायरेक्ट क्रैब साइकिल को ज्वाइन करता है। ठीक है, ये एसिटाइल डायरेक्ट क्रैब साइकिल को ज्वाइन करता है। तो ये क्रैब साइकिल जो है, आपको पता है एक क्रैब साइकिल में 12 एटीपीज बनते हैं, तो टोटल हमने देखा कि भाई 8 एसिटाइल बने तो 8 बार क्रैब साइकिल होगी, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएंगे 96। ठीक है भाई, अब आप देखो एक फैट की ब्रेकडाउन होगी तो 96 और ये ग्लाइसरोल प्लस 20, तो आपके पास कितने हो गए, ये हो गए 116 एटीपीज बनेंगे। सही है। अब ऐसा भी होता है कि भाई किसी फैट में जो है आपके पास ट्राइग्लाइसराइड होगा तो 3 फैटी एसिड होंगे। सही है, तो इसी वजह से क्या होगा, ज़्यादा एटीपीज बनेंगे। इसीलिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई थी तो 36 एटीपीज बने थे, और फैट की ब्रेकडाउन हो रही है तो 116 एटीपी, तकरीबन 3 गुना ज़्यादा जो है ये एटीपीज दे रहा है। सही है, 3 गुना ज़्यादा एटीपीज दे रहा है। अब आ जाते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन जो है, प्रोटीन आपको पता है ये ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा अमीनो एसिड में
और याद रखना प्रोटीन बॉडी तब यूज़ करेगी जब बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो कि अब और गुजारा नहीं हो सकता, आप बिल्कुल भूखे हो। जैसे होता है ना कि रोज़ा रख लिया और बिल्कुल एंड में अफ्तारी से कोई 15-20 मिनट पहले की जो हालत होती है, खैर तब भी हमने सहरी में इतना खाया होता है कि काम चल रहा होता है, लेकिन अगर एक बंदा पूरे दिन का भूखा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, तो उसको फिर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोटीन ब्रेक होता है अमाइनो एसिड में। अब अमाइनो एसिड की हम ब्रेकडाउन को देखेंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड बनते हैं, तो एक अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है डीअमाइनेशन का, जिसमें से अमाइनो एसिड से अमोनिया निकाल लिया जाता है, अमाइनो ग्रुप निकाला जाता है जो अमोनिया बन जाता है बाद में, और फिर लिवर इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है जो कि यूरिन का पार्ट बन जाता है। और उसके बाद जब डीअमाइनेशन हो जाएगी तो सिर्फ कार्बन की चेन बचेगी अमाइनो एसिड में, जिसको हम बोलेंगे सी स्केलेटन। ठीक है, सी स्केलेटन। अब यहाँ पे ये आपका जो अमाइनो एसिड का ये पार्ट है, ये पॉसिबल है कि ये अपने आप को ग्लाइसरल्डिहाइड में कन्वर्ट करे और पायरुवेट के साइकिल को ज्वाइन करे। सही है, अभी हमने देखा कि भाई जैसे ग्लाइसरोल अगर ग्लाइसरल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो टोटल 20 एटीपीज बनेंगे। तो अगर ये सी स्केलेटन इस पाथवे से मेटाबोलाइज होता है तो यहाँ पे 20 एटीपीज बनेंगे। सही है, और अगर इस पाथवे से मेटाबोलाइज होता है कि क्रैब साइकिल को ज्वाइन करेगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे आपके पास 12 एटीपीज बनेंगे। अब ये डिपेंड करता है, हर आपके पास अमाइनो एसिड पे जो है डिपेंड करता है कि वो किस पाथवे पे जाता है। तो कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि इस पाथवे को ज्वाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। सही है, और कुछ पाथवे ऐसे होते हैं जो कि क्रैब साइकिल के पाथवे को ज्वाइन करते हैं। सही है, तो इस तरीके से इसकी होती है ऑक्सीडेशन। अच्छा भाई, समझ आ गया। तो प्रोटीन में अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो कि 20 एटीपीज अगर बन रहे हैं एक अमाइनो एसिड का, अब अगर एक प्रोटीन टूटेगा तो उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड होंगे। तो हर अमाइनो, आप याद रखना हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी प्रोटीन को प्रोटीन की फॉर्म में कभी रखती ही नहीं है। हमारी बॉडी जहाँ ज़रूरत होती है, हाँ, जिस स्ट्रक्चर में प्रोटीन है वो उधर ही रहेगा। जैसे हमारी बॉडी में फ्री ग्लूकोज घूम रहा है, फ्री फैट एक जगह पे स्टोर है, वो यूज़ होता रहता है। प्रोटीन ऐसे नहीं होता। सही है, प्रोटीन जो है वो क्या होता है, प्रोटीन आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड की फॉर्म में होता है, और हमारी बॉडी को जब भी चाहिए होता है कोई प्रोटीन बनाना होता है तो उसके अमाइनो एसिड को जमा करती है और प्रोटीन बना देती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी जब भी प्रोटीन को यूज़ करती है तो एक्चुअल में अमाइनो एसिड को यूज़ कर रही होती है, वही अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बने होते हैं। सही है, तो अमाइनो एसिड को यूज़ करके ये एनर्जी बनाती है। सही है बेटा। अब बेटा देखो, इससे आपके पास एटीपीज का क्वेश्चन आ सके, क्योंकि ये जो कहा गया कि भाई आप आउटलाइन करो सेलुलर रेस्पिरेशन को, प्रोटीन और फैट की, और फिर उसको कंपेयर करो ग्लूकोज के, तो मैंने पूरा कंपेयर करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आपके पास ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए कि भाई अगर अमाइनो एसिड क्रैब साइकिल में को ज्वाइन कर रहा है तो आपके पास कितने एटीपीज की फॉर्मेशन हो रही है, 12 एटीपीज बन रही है। इस तरीके से आप पे के साथ जो है ना आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही है, आई गेस आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। तो बेटा अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे कैसे होता है, हम पढ़ेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन कैसे होती है, हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल कैसे होता है, और फिर आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे होती है। भाई जिस बच्चे को सिर्फ इतना ही पढ़ना था आप वीडियो से जा सकते हो, लेकिन जिस बच्चे को डिटेल में पढ़ना है, जो अपने टेस्ट में किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो यही कहा गया कि भाई इतना पढ़ लो, लेकिन जो है क्योंकि सिलेबस में कोई यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे ताकि बेटा आपकी तैयारी अच्छी रहे। मैक्सिमम थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको समझ लोगे, आपका फ़ायदा होगा। नहीं समझ आता, बोर हो गए हो वीडियो से, नहीं देखना, छोड़ के जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। हम इसके एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, कुछ एमसीक्यूज़ देख लेते हैं बेटा इससे रिलेटेड। पहला एमसीक्यूज़ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अकर बिफोर प्रोटीन्स कैन बी यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा भाई, प्रोटीन की अगर सेलुलर रेस्पिरेशन करनी है तो सबसे पहला कौन सा स्टेप होता है भाई, प्रोटीन एक पॉलीमर है, उसको अमाइनो एसिड में ब्रेक करना पड़ता है। तो हाइड्रोलिसिस एंड डीअमाइनेशन, हाइड्रोलिसिस होती है तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड बनता है, और फिर उस पर उसके बाद डीअमाइनेशन होती है, अमाइनो ग्रुप निकलता है, अमोनिया बनता है, और फिर बाकी जो कार्बन स्केलेटन होता है वो ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रैब साइकिल का हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जब बीटा ऑक्सीडेशन होती है तो उसके बाद एंड में एसिटाइल बनता है जो कि क्रैब साइकिल का पार्ट बनता है। सही है भाई।
ग्लाइसरोल फ्रॉम फैट्स एंटर द सेलुलर रेस्पिरेशन पाथवे। अब ग्लाइसरोल जो है वो बेटा आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे से एंटर होता है, एज G3P या 3PGL, क्योंकि फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बन जाता है ना वो। अगला है विच मॉलिक्यूल सर्व एज कॉमन एंट्री पॉइंट ऑफ 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट। भाई कौन सा है जो कॉमन एंट्री पॉइंट होता है बेटा? देखो भाई, आपको पता है कॉमन प्रोसेस होता है क्रैप्स साइकिल। चाहे ग्लूकोज हो, ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस, फिर पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, फिर क्रैप्स साइकिल होती है। अब फैट हो, फैट या तो ग्लाइकोलाइसिस से एंटर होता है या तो क्रैप्स साइकिल से एंटर होता है। और इसी तरह से भाई प्रोटीन भी ऐसी होता है, तो क्रैप साइकिल तो सब में हो रहा है। तो अब इसमें से क्या चीज़ होगी जो कॉमन होगी? तो एसिटाइल कोएंजाइम ये जो है ये कॉमन होता है भाई, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्रैप साइकिल का, तो इसीलिए ये होगा। विच स्टेप ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अकर इन साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में साइटोप्लाज्म में क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस है जो साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। व्हाट मेक्स फैट प्रोड्यूस मोर एटीपीज देन ग्लूकोज। फैट क्यों ज़्यादा एटीपीज बनाता है भाई? क्योंकि देखो फैट ज़्यादा एसिटाइल प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा एसिटाइल प्रोड्यूस करता है तो नंबर ऑफ क्रैप साइकिल ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा एसिटाइल क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि फैट में हाइड्रोकार्बन की चेन लंबी होती है। ये इसका सही ऑप्शन होगा। सही है भाई, सी। फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NADH2 एंड FADH2 इन अ सेलुलर रेस्पिरेशन। NADH2 और FADH2 का क्या फंक्शन होता है? ATP सिंथेसिस डायरेक्टली डायरेक्टली तो सिंथेसिस नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप तो सिर्फ प्रोटीन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन कैरियर टू ETC कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। यस, इट इज़ इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और फिर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। फिर है व्हाट कंडीशन प्रोमोट द यूज़ ऑफ प्रोटीन एंड फैट फॉर एनर्जी इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। मैंने आपको बताया हमारी बॉडी सबसे पहले ग्लूकोज को यूज़ करती है, लेकिन अगर आप बहुत देर से खाना ना मिले या स्टार्वेशन में चले जाओ या ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तब आपकी बॉडी फैट और फिर प्रोटीन यूज़ करती है। तो इसका सही ऑप्शन है स्टार्वेशन एंड प्रोलॉन्ग फास्टिंग, सी। फिर है विच मैक्रोन्यूट्रिएंट डायरेक्टली एंटर ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा है जो डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस पे एंटर होता है? अब देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो ऑप्शन में गिवन नहीं है। फैटी एसिड तो आपको पता है बीटा ऑक्सीडेशन होती है फिर क्रैप साइकिल में एंटर होता है। अमाइनो एसिड पहले डीअमाइनेशन होती है फिर जाके एंटर होता है, अगर ग्लाइकोलाइसिस में भी एंटर हो रहा है तो सही ऑप्शन है इसका बी, ग्लाइसरोल। विच कॉम्पोनेंट ऑफ फैट इन इज ग्लूकोजेनिक। ग्लूकोजेनिक का मतलब है ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होने वाला, ग्लूकोज की तरह काम कर। तो ग्लाइसरोल है जो ग्लूकोजेनिक होता है, फैटी एसिड भी नहीं है। और एसिटाइल कोलिन तो फैट का पार्ट नहीं होता, वो तो बाद में मेटाबॉलिज्म के लिए बनता है। देखो भाई, मेटाबॉलिज्म का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। अब चाहे प्रोटीन हो या फैट हो, अभी हमने डिस्कस किया कि जो है किस तरीके से वो मेटाबॉलिज्म के पाथवे को कहाँ कहाँ से ज्वाइन करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज टूटता है और दो पायरुवेट बन जाते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर दो स्टेप्स होते हैं, प्रिपरेटरी फेज जो कोई एनर्जी कंज्यूमिंग फेज होता है और दूसरा ऑक्सीडेटिव फेज जो कि एनर्जी गेनिंग फेज होता है। अब ये पूरा प्रोसेस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। अब इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है कि जिसमें ग्लूकोज जो है, क्योंकि देखो ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं। करना क्या है, दोनों तरफ फॉस्फेट लगाना है, इधर भी फॉस्फेट लगाना है, इधर भी फॉस्फेट लगाना है। ये दोनों फॉस्फेट उसको खींचेंगे तो ये बीच से टूट जाएगा, सिंपल। तो बेटा पहला फॉस्फेट लगाने के लिए एटीपी यहाँ कंज्यूम हो जाता है, एटीपी कंज्यूम होता है, एटीपी यहाँ से निकलेगा तो यहाँ ग्लूकोज के साथ कार्बन नंबर 6 पे ऐड हो जाएगा और बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सही है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब आपको पता है ग्लूकोज में जो है फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनाइल लगा हुआ होता है, तो ये फर्स्ट कार्बन पे जो है फॉस्फेट ऐड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों पोलर है। तो इसीलिए कार्बोनाइल को उठा के सेकेंड कार्बन पे लगा देंगे। जब कार्बोनाइल को उठा के सेकेंड कार्बन पे लगाएंगे तो ये ग्लूकोज बन जाएगा फ्रक्टोज। सही है, फ्रक्टोज बन जाएगा तो अब ये कहलाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सही है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कहलाएगा। फिर उसके बाद अब एक और एटीपी टूटेगा और यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा और इसके कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। सही है, अब ये दो फॉस्फेट खींचेंगे, इसको एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये बीच से टूट जाएगा। अब जब ये टूटेगा फ्रक्टोज, तो ये 3 कार्बन, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है तो ये 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनेंगे। अब यहाँ से जितना भी जो भी सब बनेगा सब 2-2 बनेंगे।
तो ये मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। तो दो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये समझ लो। इस साइकिल में अक्सर ये मेंशन नहीं होता, लेकिन जब ये फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट टूटा ना, तो 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बने। एक तो बन गया ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट 3 PgAl, सही है। और जो दूसरा बनता है वो बनता है DHAP यानी डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है। ये DHAP जो है ये फॉरन इंटर कन्वर्टेबल होता है PgAl के, तो ये फॉरन कन्वर्ट हो जाता है इस पे। तो इस तरह से 2 PgL बन जाते हैं, सही है। तो फ्रक्टोज जब टूटा था तो 2 कंपाउंड बने थे 3-3 कार्बन वाले, एक था PgAl और एक था DHAP, और DHAP बाद में कन्वर्ट हो जाता है PgL में, तो इस तरह से 2 PgL हो जाता है, सही है भाई। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो फेज था दैट वाज एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, इसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। अब यहाँ से ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी। तो बेटा ये सबसे पहले ये जो ग्लाइसर एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लूज करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरेट में। ये एल्डिहाइड है, ये ग्लाइसरेट है, ये एल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्लाइसरेट, सही है। और इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन करेगा NAD, तो ये NADH2 बन जाएगा। अब क्योंकि बेटा मैंने बताया ना यहाँ से सब कुछ डबल डबल होगा, तो ये NADH2 भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, सही है। और इसी दौरान जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा था तो एक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म से आके इसके कार्बन नंबर 1 पे ऐड हो जाएगा। 3 पे ऑलरेडी फॉस्फेट लगा हुआ है, तो 1 पे ऐड हो जाएगा, तो ये ग्लाइसरेट ग्लाइसरल्डिहाइड जो कि ग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो गया, उसके साथ दो दो फॉस्फेट अटैच हो गए, तो बन जाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, सही है। तो ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड था ये ऑक्सीडाइज भी हुआ, तो ग्लाइसरल्डिहाइड से ग्लाइसरेट बना और एक फॉस्फेट भी ऐड हुआ, तो ये बन गया 1,3 बायफॉस्फो या बिसफॉस्फोग्लाइसर ग्लाइसरेट। और फिर ये 1 पे जो फॉस्फेट था ये फौरन निकल भी जाता है, तो जब ये निकलता है तो ADP उसको गेन करता है और बन जाता है ATP। यहाँ पे ATP भी कितने बनेंगे, 2, क्योंकि सब कुछ डबल डबल हो रहा है, सही है। अच्छा जी। और फिर उसके बाद बेटा ये बन रह जाता है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, क्योंकि 1 से तो निकल गया है। अब 1 से जब निकल गया 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, तो क्या होता है, ये 3 से फॉस्फेट को निकाल के 2 पे लगा दिया जाता है, सही है। तो ये बन जाता है 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, ये भी आइसोमेरिज्म हो गया। अब देखो 3 जगहों पे आइसोमेरिज्म हुई है ग्लाइकोलाइसिस में, एक ये वाली ग्लूकोज से फ्रक्टोज का बनना, और एक ये वाला DHAP का PgAl बनना, और एक ये वाला, सही है, फंक्शनल ग्रुप को 3 से उठा के 2 पे बना देते। तो ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ग्लाइकोलाइसिस में कितनी बार आइसोमेरिज्म होती है, तो जवाब है इसका 3 बार हो गया बेटा। अब ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, तो जब ये रिमूव होगा तो ये बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और आखिरी वाला फॉस्फेट भी निकलेगा और ये भी ATP बनाएगा, तो ये भी डबल बनेंगे। तो ये आपका फाइनली फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बन जाएगा पायरुवेट। 2 पायरुवेट इस तरीके से यहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा बेटा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एंजाइम्स के नाम लिखे, सेम टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं है, फेडरल में मेंशन है। देखो एंजाइम का नाम लिखने का सिंपल सा तरीका ये होता है बेटा, हम जो भी रिएक्शन होता है, जो भी टाइप का रिएक्शन होता है, उसके आगे सफिक्स लगा देते हैं एस। जैसे आइसोमेरिज्म है तो लगा देंगे आइसोमेरेस, सही है। अब उसके साथ हम या तो पहले सबस्ट्रेट का नाम लिख दें या तो प्रोडक्ट का नाम लिख दें, सही। या तो सबस्ट्रेट का नाम लिख दो या तो प्रोडक्ट का नाम लिख दो, यानी आपका तरीका है सबस्ट्रेट प्लस रिएक्शन प्लस एस, ये कर दो, या तो फिर प्रोडक्ट प्लस रिएक्शन प्लस एस, ये कर दो, सही है। अब सिंपल है बेटा, देखो यहाँ पे ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो फॉस्फेट ऐड करने वाला जो एंजाइम होता है काइनेज होता है, और ये ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला शुगर है, तो बन गया हेक्सोकाइनेज। और अगले पे देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो ये हेक्सोज शुगर है जिसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, तो ये हेक्सो फॉस्फो आइसोमेरेज, आइसोमेरिज्म हो रही है तो रिएक्शन, और ये रिएक्टेंट है, सही है। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो हेक्सो फॉस्फो यानी हेक्सो फॉस्फो, और ये काइनेज, काइनेज ऐसे एंजाइम को कहते हैं जो फॉस्फेट ऐड करे, सही है, ऐड करे किसी भी, यानी फॉस्फेट की सब्सटीट्यूशन करे। और आखिर में ये क्योंकि एल्डिहाइड शुगर है, और जब ये टूटता है, ये 3 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड बन रहा है, सॉरी ये कीटोन शुगर है फ्रक्टोज, जब ये टूटता है तो एल्डिहाइड बनता है, तो ये है एल्डोलेस, ठीक है। या आप इसको फ्रक्टो एल्डोलेस कुछ भी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आगे क्या मेंशन है भाई, देखो ये 3 कार्बन वाला शुगर है जिसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो कहलाएगा ट्रायोस फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन एक ही बात होती है, तो इसी वजह से ट्रायोस फॉस्फो डिहाइड्रोजनेस। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फॉस्फेट निकल रहा है, ATP को मिल रहा है, तो ये बाई
फॉस्फोग्लाइसरेट बाइफॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, सही है। फिर उसके बाद ये 3 से फॉस्फेट निकल के 2 में जा रहा है तो ये म्यूटेज, और फिर ये वाटर इससे रिमूव हो रहा है तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इनोलेस, और फिर ये पायरुवेट काइनेज, जैसे ये प्रोडक्ट के नाम के साथ रिएक्शन का लिखा हुआ है, सही है। तो खैर आपको ये एंजाइम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ जहन में रख लो अपने कि क्या एंजाइम होता है प्रोडक्ट के नाम के साथ, या आप उसी के हिसाब से एंजाइम के नाम को डिसाइड कर सकते हो बेटा, सही है। सो अब आगे इससे नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम जो पायरुवेट बन जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस हुई है साइटोप्लाज्म में, अब वो पायरुवेट अंदर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ पे इसको अंदर लाने के लिए एंजाइम चाहिए जिसका नाम है पायरुवेट ट्रांसफेरेज, जिसका काम ये होता है कि पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेकर जाए, और ये एनर्जी एटीपी कंज्यूम करता है बेटा जब पायरुवेट अंदर आता है। तो याद रखना जब कभी भी आप काउंट करोगे ना कि पूरे ग्लाइकोलाइसिस से लेके क्रैब साइकिल तक कितनी एटीपीज बनी, तो आपके काउंटिंग में 38 एटीपीज आंसर आ रहे होंगे, लेकिन जब आप थ्योरेटिकली देखते हो तो इट सेज के 36 एटीपीज जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो 2 एटीपीज कहाँ जाता है, तो 2 एटीपीज इधर कंज्यूम हो जाते हैं, सही है। 2 पायरुवेट बनता है, 2 पायरुवेट को अंदर लाना होता है, यहाँ कंज्यूम हो जाते हैं, खैर। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, पायरुवेट डायरेक्टली क्रैब साइकिल में एंटर नहीं हो सकता, पायरुवेट पहले ऑक्सीडाइज होता है। पायरुवेट की होती है डी कार्बोक्सिलेशन, देखो भाई पायरुवेट की डी कार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एनएडी गेन करता है, NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और बच गया पायरुवेट से जब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया, तो वो बच गया एसिटाइल, और उसके साथ ये कोएंजाइम ए जुड़ता है तो ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, सही है। अब मैं इसकी लंबी केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन पे नहीं जा रहा, बस इतना आपको भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो सर, बस इतना याद रख लो काफ़ी है। क्रैब साइकिल को क्रैब साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि हेंस क्रैब नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्क्राइब किया था, और इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल यानी ट्राई कार्बो ऑक्साइलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इंटरमीडिएट। अब देखो भाई क्रैब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, सही है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है। अब ज़रा देखते हैं कि भाई क्रैब साइकिल किस तरीके से हो रही है। सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई देखो आपके पास 4 कार्बन वाला एक इंटरमीडिएट होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट कह लो या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह लो, सही है। ये आयोनाइज फॉर्म होती है। ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है बेटा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया है, ये आता है और एसिटाइल कोएंजाइम भी इसके साथ ऐड होता है। अब देखो ऑक्सैलो एसीटेट के पास 4 कार्बन है, एसिटाइल के पास 2 कार्बन है, ये कोएंजाइम ए फौरन इसको छोड़ के निकल जाता है, ठीक है, और ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल रह जाता है जो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जुड़ता है, और एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसको सिट्रिक एसिड या सिट्रेट हम कहते हैं। 6 कार्बन वाला एक यहाँ पे कंपाउंड बन चुका है, सही है, ये इसके बाद बना है। अच्छा, अब इसी वजह से क्योंकि पहला कंपाउंड सिट्रिक एसिड बन रहा है तो उसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब अगला स्टेप ये होता है जिसमें होते हैं ऑल्टरनेटिव डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन, जिसमें सबसे पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से। वाटर का मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो ये सिट्रेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनीटेट में, और इसके अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है एकोनीडेज। ये डिहाइड्रेशन हो गई। फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, जिससे ये सिस एकोनीडेट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, सही है। तो ये हो गई आइसोमेरिज्म, सही है, ये हो गई आइसोमेरिज्म। अच्छा भाई, ये बन गया आइसोसिट्रेट, ये भी एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, सही है। अब यहाँ से होगी डीकार्बोक्सिलेशन की शुरुआत। पहला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा बेटा, और इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेंगे तो आपको पता है लालची NAD यहाँ पे पहले से ही खड़ा होगा और वो उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH2, सही है।
और फिर उसके बाद जो है आपका ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा एक 5 कार्बन वाले कंपाउंड में, जिसका नाम होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। सही है, या अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये हो गया 5 कार्बन वाला कंपाउंड। सही है, एक कार्बन इसमें से हो गया है कम। सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होगा। वंस अगेन एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा मेरा बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा, वंस अगेन ये NAD जो है यहाँ पे मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे ले लेगा। और जब इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इससे ले लिया, NADH2 में कन्वर्ट हो गया, और क्योंकि इसमें से एक और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, तो ये 5 कार्बन वाला अल्फा कीटो ग्लूटेरेट था। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़ होगी, यहाँ पे कोएंजाइम में दोबारा से आ जाएगा। जब ये दोबारा से आ जाएगा कोएंजाइम में, तो बेटा ये अल्फा कीटो ग्लूटेरेट कन्वर्ट हो जाएगा सकेनाइल कोएंजाइम ए। सही है, क्या बन जाएगा? सकेनाइल कोएंजाइम ए। अब ये कोएंजाइम ए को फिर से मज़ा नहीं आएगा, और ये यहाँ से इसको छोड़ के दोबारा से निकल जाएगा। और जब इसको ये छोड़ के निकलेगा तो क्या होगा बेटा? जब इसको छोड़ के निकलेगा तो बेटा यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, जिसको GDP। सही है, अब GDP ग्वेनोस, जैसे आपने पढ़ा है ना, आपका ATP एक नाइट्रो जो है न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस होता है, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है। एडेनिन से बनता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी तरह से गुआनिन से भी बनता है GDP, गुआनिन डाइफॉस्फेट। ये एनर्जी गेन करता है और बन जाता है GTP। लेकिन ये जो है अनस्टेबल होता है, ये फौरन से अपना ATP फॉस्फेट दोबारा रिमूव कर देता है, और ATP यहाँ पे पहले से मौजूद था, और ये ATP जो है कन्वर्ट हो जाएगा ATP। सही है, तो फाइनली यहाँ पे ये ATP की फॉर्मेशन हो जाती है बेटा। इस ATP की फॉर्मेशन को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहाँ पे ATP जो बना है ये डायरेक्ट एक रिएक्शन के दौरान बना है, इसमें NADH2 की ऑक्सीडेशन नहीं हुई है। तो इन सारी चीज़ों के बाद बेटा सकेनाइल को जो है आखिरी सहारा मिलता है जब वाटर इसके साथ ऐड होता है। तो जब वाटर इसके साथ ऐड होता है तो ये सकीनाइल कन्वर्ट हो जाता है फाइनली सकीनेट में। सही है, कन्वर्ट हो गया ये इसमें सकीनेट में मेरा बेटा। अब सकीनेट में जो है फिर से ऑक्सीडेशन होगी। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा बेटा, तो जब ये ऑक्सीड, हर दफ़ा NADH2 यहाँ पे था, तो इस दफ़ा FADH2 कहते हैं, इस बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेने की बारी मेरी है। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है कौन गेन करेगा? FADH2। सही है, तो ये FADH2 कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेनेट पर कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट में। अब ये सारे लाइन से 4-4 कार्बन वाले कंपाउंड हैं। सही है, फ्यूमेरेट में फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा, तो ये आपका फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किस में? फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। सही है, फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। और आखिरी दफ़ा मैलेट भी क्या होगा बेटा? आखिरी दफ़ा ऑक्सीडाइज होगा, और इस दफ़ा फिर से NADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन करने आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन करके NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है पूरा क्रैप साइकिल। सही है बेटा, इसके इंडिविजुअल्स को याद रखना। आपके पास क्वेश्चंस इसमें किस तरह से आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जब पहला ATP बनता है, यानी जब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? तो बनता है सकीनेट। सही है, आपसे पूछा जाएगा कि जब FADH2 जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गेन करता है तब क्या बनता है? तब बनता है फ्यूमेरेट। सही है, आपसे पूछा जाएगा कि जब ऑल्टरनेटिव हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होती है तो क्या बनता है? आइसोसिट्रेट। सही है, अब इस इंटरमीडिएट को आपने याद रखना है। आपने इसको याद रखने के लिए भाई क्या है? सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटेरेट। तो जस्ट रिमेंबर दैट कि भाई आपने ये याद रखो कि भाई CIKSSFMO। सही है,
इससे हम उसका कोई सेंटेंस बना देते हैं। लेट्स से क्लेवर इंडिविजुअल कीप studying science for MBBS opportunities। सही है, ये आ गया आपका क्लेवर इंडिविजुअल कीप स्टडिंग साइंस फॉर MBBS अपॉर्चुनिटीज। जस्ट रिमेंबर दैट ये दो एस के बीच में, ये दो एस के बीच में आपका बनता है ATP। सही है, ये दो एस के बीच में आपका बनता है ATP। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि भाई ये सेक्स सेक्स 5 4 एंड 9 से कंटिन्यूसली 4 शुरू के दो 6। फिर अब देखो यहाँ पे 6 से 5 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, 5 से 4 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, और इन दोनों दफ़ा में NaDH2 की फॉर्मेशन हो रही है, दोनों बार में NaDH2 की फॉर्मेशन हो रही है। एंड देन S से F में FADH2 बन रहा है, और M से O में अगेन NaDH2 बन रहा है। सही है भाई, दिस इज हाउ यू कैन लर्न। अच्छा जी, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। बेटा देखो ग्लाइकोलाइसिस में फिर उसके बाद पायरुवेट की ऑक्सीडेशन में, क्रैब साइकिल में जितने भी NaDH2 बने हैं ना, अब उन सब की ऑक्सीडेशन होगी ताकि आखिर में फाइनली ATP मिल सके। अब देखो ये चीज़ याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में ये सबसे पहले ये बाहर की तरफ होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। सही है, फिर ये अंदर होती है इनर मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर ये होता है इसका मैट्रिक्स। सही है, और इसकी मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी, और फिर इन दोनों के स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो बेटा यहाँ पे ये दिखाया है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो सारे कंपोनेंट्स हैं ना, ये सब लगे हुए होते हैं क्रिस्टी पे। सही है, अब यहाँ पे दिखाया कि ये इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी है, ये अंदर की तरफ ये वाला हिस्सा क्या है, देखो एक तरफ इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, तो ये इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है अंदर की तरफ, और फिर ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, और ये आउटर मेम्ब्रेन, और दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। सही, अब इनर मेम्ब्रेन में बेटा यहाँ पे कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स लगे हुए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, जिसमें से पहला है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। अब NADH2 डिहाइड्रोजिनेज ये वो पार्ट है जहाँ से NADH2 की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ये ऑक्सीडेशन होगी तो ये बचेगा NAD, और इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो बेटा पता है क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जिसको ये इसमें लगा कोएंजाइम, सॉरी प्रोस्टैटिक ग्रुप FMN गेन करेगा, फिर ये FES को देगा, और FES से ये कोएंजाइम Q तक चला जाएगा। लेकिन क्योंकि जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसको जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपने एक्साइटेड स्टेट में, तो इसको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को यूज़ करके ये इस प्रोटॉन को निकाल देता है बाहर। सही है, प्रोटॉन को निकाल देता है बाहर, की तरफ निकालेगा इस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। अब ये प्रोटॉन जब बाहर निकलेंगे तो इंटर मेम्ब्रेन, वो ऑब्वियसली एक नहीं होता, बहुत सारे निकलते हैं, यानी मल्टीपल आपके पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साथ में चल रही है ना। तो जब प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तो प्रोटॉन की क्वांटिटी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में ज़्यादा हो जाती है, यानी प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में हाई हो गई, और ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हो गई, लो हो गई। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो इसकी वजह से ये प्रोटॉन चाहता है कि मैं बाहर निकलूँ, जब ये प्रोटॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ये मेम्ब्रेन इसको निकलने नहीं देता। तो बेटा क्या होता है, ये प्रोटॉन ATP सिंथेटेज के पाथवे से यहाँ बाहर निकलता है, बाहर से मतलब ये मैट्रिक्स के अंदर आता है। तो जब ये प्रोटॉन अंदर आता है तो इस दौरान फिर ये क्या लूज़ करता है, एनर्जी लूज़ करता है, और इस दौरान फिर किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा, ATPs की फॉर्मेशन होती है। तो ये ATP की फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। तो ये प्रोटॉन अंदर, इस प्रोटॉन के अंदर आने को हम कहते हैं केमिओस्मोसिस, केमिओस्मोसिस। सही है, तो केमिओस्मोसिस में प्रोटॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ATP
चैनल की मदद से, और 3 प्रोटॉन मूव करते हैं तो एक एटीपी बनता है। तो खैर देखो NADH2 डिहाइड्रोजनेज ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को गेन किया, प्रोटॉन को बाहर निकाला, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हुई, उसके बाद कीमियो ऑस्मोसिस हुई और एक एटीपी की फॉर्मेशन हो गई। अब यही इलेक्ट्रॉन फिर कोएंजाइम क्यू, देखो कोएंजाइम क्यू जो, अच्छा याद रखना ये कोएंजाइम क्यू जो है ये प्रोटीन नहीं होता, ये लिपिड होता है। दिस इज द ओनली कंपोनेंट जो कि आपका लिपिड होता है। यहाँ पे कोएंजाइम क्यू से फिर निकल के वो इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम में। अब साइटोक्रोम क्या होता है, साइटोक्रोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, एक ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है, और इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना और इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब इसके बहुत सारी एग्जांपल्स, जो बहुत सारे इसके ग्रुप्स होते हैं, साइटोक्रोम A B C D E F, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास साइटोक्रोम बी का कॉम्प्लेक्स मौजूद है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है इसके पास मल्टीपल साइटोक्रोम है, एक साइटोक्रोम बी है, एक साइटोक्रोम C1 है। तो साइटोक्रोम बी गेन करता है, फिर FeS इसको साइटोक्रोम C1 को दे देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है साइटोक्रोम बी, ये भी क्या करता है, अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है। प्रोटॉन बाहर निकाल देता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होती है, फिर प्रोटॉन अंदर आता है बेटा, वंस अगेन एटीपी बनता है। तो ये बन गया दूसरा एटीपी, सही है। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी के बाद फिर ये जाएगा साइटोक्रोम ए के पास, साइटोक्रोम ए के बाद जाएगा तो ये भी अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए एक प्रोटॉन बाहर निकाल लेगा, और वंस अगेन प्रोटॉन अंदर आएगा, तो तीसरी दफ़ा एटीपी बनेगा, सही है। आपको बताया था ना कि NADH2 जब उसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो 3 एटीपीज बनते हैं, तो 3 एटीपीज इस तरीके से बनते हैं। और अब बेटा फाइनली जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, आगे कुछ भी नहीं है, तो ये आपका ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, सही है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा, ऑक्सीजन चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये जो प्रोटॉन अंदर आया है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बन जाएंगे वाटर, सही है। तो इस तरीके से NADH2 से इलेक्ट्रॉन निकल के ऑक्सीजन को मिला और वाटर की फॉर्मेशन हुई, और इस दौरान एटीपी की फॉर्मेशन हुई, 3 एटीपी बनते हैं, सही है भाई। ये होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और आखिर में याद रखना FADH2 की जो ब्रेकडाउन होती है, मैंने बताया था FADH2 की ब्रेकडाउन से 2 एटीपीज बनता है, तो FADH2 की ब्रेकडाउन ये कोएंजाइम क्यू करवाता है, तो इसी वजह से इस कोएंजाइम क्यू को हम FADH2 डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, सही है। FADH2 डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं, या हम इसको यूबिक्विनोन भी कहते हैं। तो ये फिर आपका जो है यहाँ से, अब FADH2 की हाइड्रोलिसिस, या सॉरी हाइड्रोलिसिस कह रहा हूँ, ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ से होती है, तो इसके रास्ते में 2 कॉम्प्लेक्स आता है, एक और ये 2, तो इसी वजह से 2 बार एटीपीज बनते हैं। NADH2 की डिहाइड्रोजनेशन कहाँ से हुई, यहाँ से हुई है, तो यहाँ से 3 कॉम्प्लेक्स है, 1 2 3, 3 बार केमी ऑस्मोसिस होती है, 3 एटीपीज बनते हैं। FADH2 के रास्ते में 2 होती है, तो 2 एटीपीज बनते हैं, सही है बेटा। आई गेस आपको बात समझ में आ गई होगी, एंड थैंक यू सो मच। आई गेस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बायोएनर्जेटिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।